Preview. आदाब अर्ज़ है महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो अपने काम में महारत रखती है, एक मुकाम रखती है। आज हमारे जो मेहमान हैं जनाब इनामदार साहब, देवेंद्र इनामदार साहब, ये मराठी पत्रकारिता का एक बड़ा नाम है और मराठी लिटरेचर है और बेसिकली ये वो पत्रकार है जिन्हें हमने पत्रकारिता करते हुए रास्तों पर, गलियों में, सड़कों पर लड़ते देखा है गरीबों के हक़ के लिए। और मैंने इत्तेफाक से, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने इनके साथ बहुत सारा काम किया हूँ। तो मौजूदा हालात पे हम उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि वो मेरे सीनियर है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ। सर, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। सर, सवाल यही है कि आज की जो पत्रकारिता है उसको लेकर के आपके मन में क्या है? एक तो जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, आई थिंक 94 और 94 के बाद, उसके बाद ही एक माहौल ऐसा आया कि जो पत्रकारिता को वो कोई मिशन विशन नहीं है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। यहाँ के हद तक वो प्रवास उसका शुरू हुआ था। आज मुझे लगता है कि वो प्रोडक्ट है, बिजनेस है, लेकिन जैसा कि व्यवसाय बोलते हैं तो अच्छी ढंग से उसको हम देख सकते हैं। लेकिन धंधा, फसवणुकीचा धंधा, जिसको कोई, जो आप लोगों को धोखाधड़ी का धंधा जो है, वो धंधे में आज की पत्रकारिता परावर्तित हुई है। मुझे माफ करना, पत्रकार भाइयों ने भी और आप जो देख रहे हैं उन्हें भी। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि वो प्रिंट मीडिया रहो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहो, कि लाइव का मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि किसी भी नेता की कोई सभा लाइव होती है तो हर चैनल पे जो ज्यादा दिखने वाले हैं वहां पर एक साथ लाइव होती है। तो ये, और एक किसी प्रिंट मीडिया में पहले पेज पर और एडिशन पे कोई जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना, तो इसके तरफ जब देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई वाचक हो या दर्शक हो, उनका आज की मीडिया पर, पत्रकारिता पर कोई ज्यादा भरोसा है, ऐसा नहीं लगता। सर, आपने देखा है कि मराठवाड़ा अखबार हुआ करता था, अजंता हुआ करता था, 2 ही अखबार हुआ करते थे जो समाजवादी विचार को लेकर के चलते थे। आज अखबार बहुत ज्यादा हो गए, कमर्शियल हो गए, जैसा कि सभी जानते हैं हम लोग। तो इस तरह के मीडिया से एक समाज बनाने में, एक डेमोक्रेटिक हमारे सिस्टम में इस तरह का मीडिया नुकसानदेह है या किसी का फायदेमंद है? दोनों भी बातें हैं। एक तो जो मराठवाड़ा अजिंठा की परंपराओं का, उसकी विरासत की बात की, तो वो मिशन के तौर पर चलाते थे। कोई तनख्वाह कम मिलती है, मुझे ज्यादा मिलती है, मेरा चाय रोटी निकल जाती है, इतना ही काम करने वालों का उसकी तरफ देखने का नजरिया था। और वो जो उसके मैनेजमेंट थी, मालिक थे, उनका भी वही नजरिया था। आज वो नजरिया ना पत्रकारों में रहा है, ना उनके मैनेजमेंट मालिक जो है उनमें रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हानिकारक ही है। और समाज मन, एक आवाम का एक कोई नजरिया बनाने का काम जो अखबार करता था, एवं आज मीडिया बोलो, पत्रकारिता करती थी, तो वो मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। आज मैं एक एग्रेलेक भी, एक एडिटोरियल भी लिख दूं किसी बड़ा, तो वो कोई समाज में हलचल पैदा करेगा या नजरिया बदलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमने विश्वासार्हता जो है वो खो चुके हैं। जी सर, ओवरऑल हम देश की अगर बात करेंगे तो समाज में जिस तरह का माहौल है, जहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे लोग ज्यादा देखते हैं, तो वो नफरत परोस रहे हैं। वो समाजों में एक दूसरे को लड़ाने के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनके लिए टिप्पणी दी है कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कारोबार है वो चलता जा रहा है। डेमोक्रेसी में हमारी जो स्वतंत्रता है और पत्रकारिता के लिए जो फ्रीडम था, उस फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? सही बात है, वो आज भी उठाया जा रहा है। जब मैं था 30-35 बरस पहले इस क्षेत्र में आया, तो तब भी कुछ लोग लेने वाले थे, लेकिन आज जो है उसका प्रमाण बढ़ चुका है नाजायज फायदा लेने का। और उसके कारण उसकी संख्या जो बढ़ी है पत्रकारिता में, जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसके कारण कोई प्रभाव नहीं रहा। कोई अच्छे से, ईमानदारी से भी लिखकर कोई एक आधी सनसनाटीखेज स्टोरी सामने लाता है, तो उसके पीछे देखने का नजरिया रहता है कि कुछ तो भी इसका, एक तो बात बनी नहीं होगी, या फिर ये न्यूज छपने के बाद बात बनेगी। ये परिस्थिति है।
यही बात है। तो सर मीडिया जिस तरह के कमर्शियल हो गया है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बन गए हैं और वहां पर जो जिससे पैसा आता है या जिससे ऐड आता है, टीआरपी के लिए न्यूज बनाई जा रही है, न्यूज दिखाई जा रही है, मुद्दा कितना भी गंभीर क्यों ना हो। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का केस लेंगे तो वहां से अगर हम नजर डालेंगे आज तक जिस तरह उसको पेश किया गया नेशनल मीडिया में, तो जो बताया गया वो तो था नहीं, वो तो स्टोरी कुछ और ही निकली है। तो इस तरह के जो कहानियां चलाकर स्टोरी बनाकर टीआरपी बटोरने का जो सिलसिला है वो हमारे समाज में कब तक चलेगा आपको लगता है, और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और नफरतें फैलाती जाएंगी? है माहौल बहुत खौफनाक है। डरने जैसी बात है। महाराष्ट्र में हो या देश में भी हो या किसी भी क्षेत्रों में हो जहां हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी आयु, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी रहेगी। क्योंकि हमने देखा है हिटलर ने क्या किया था। उसने दोनों हथियार यूज किए थे। वो हुकूमशाही जिसको बोलते हैं, वो तानाशाही जैसी बात नहीं थी, वो फैसिज्म जैसी बात थी कि एक झुंड बनाने की और उनको एक रास्ते पे यही रास्ता सही है ऐसा ब्रेन वॉश करके भेजने का। तो ये इसकी एक चरम सीमा पर पहुंच रहा है नफरत फैलाने का जो धंधा है सरकार का है, कुछ दलों का। तो ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन टिकेगा। अभी 2014 से ये माहौल देश में ज्यादा तेजी से फैल रहा है और हर एक सिस्टम में भी वो नफरत फैलाने की छोटी छोटी तरीके उन्होंने इतने अच्छे अपनाए हैं कि मैं भी उसका जरिया बन सकता हूँ। ये मुझे पता नहीं चलता कि मैं नफरत फैला रहा हूँ। एक अच्छी सी टीम जो बन चुकी है, अभी वो कोई मजाक में बोल रहे लोग कि आईटी टीम, ऐसा कुछ नहीं हो, सच है। यहाँ की औरंगाबाद की एक बड़ी नेता जिन्होंने 2014 के इलेक्शन में ये काम लिया था कि मोदी का आवाज में आपको मोबाइल पे मैसेज आता था, मोदी के 4 लाइन्स आते थे। तो ये यहाँ से सब कंट्रोल किया गया, ये औरंगाबाद शहर में से, और पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में किया। तो वो पॉजिटिव था कि भाई हम खड़े हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग। उसके बाद अभी वो एक कारखाना ही बन चुका है कि छोटे छोटे चुटकुले हो, जोक्स हो, शायरी हो, इसमें नफरत फैलाने का मैं काम कैसा करूंगा और मेरे मजहब को कैसा धोखा पैदा हो रहा है, यही इतने अच्छे ढंग से बनाए जा रहे हैं। और ये भेजो आप लोगों को, अपने लोगों को आप जागो, जागने के लिए बोलो। वो सो रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो दोनों मिलकर जो ऐसी ताकतें हैं, ब्लैक उसको बोलेंगे अपन, ये जो चाहिए जिनको सत्ता में बैठना है उनको, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा ही खतरनाक खौफनाक परिस्थिति है। फिर भी हिटलर का ज्यादा देर नहीं चल सका, मुसोली का ज्यादा देर नहीं चल सका। उन्होंने तो पूरी दुनिया को जीतने का ये किया था। ये अब विश्व गुरु अपने आप को लगवाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गुरु विश्व के छोड़ो अपने आप को। सर माफ करना सर, जब हिटलर और मुसोलिनी की हम बात करते हैं तो जब तो हमारे देश में तालीम कम थी, आम आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता था, बहुत कम लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे। आज तो बहुत तरक्की हम लोग कर लिए, हर घर में पढ़ाई है और पढ़ाई पर लोग ध्यान भी दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद भी क्या कोई आपके जहन को इस तरह बदल सकता है कि वो नफरत में बदल जाए? बदल सकता है। जिनकी बात हम कर रहे हैं और जिनके बारे में आपने शुरू किया, हम हिटलर और मुसोलिनी, ये इलेक्शन से चुन के आए हुए लोग थे। ये कोई हुकुमशाह नहीं थे, किसी से सत्ता है उसको बाजू में कर दिया। लेकिन उनका वोटर, और आज आप देखेंगे हिंदुस्तान में, भारत में बीजेपी का, मोदी का वोटर 28 से 30% है। वो कौन सा है? जो मिडिल क्लास है, जो खुद को अभी अपने आप को समझ रहा है कि मैं अमीरों की लाइन में हूं और मैं कुछ दिन में अमीरों की लाइन में बैठने वाला हूं उसकी सीट पर। ऐसा जो समाज है वही इनका सपोर्टर है। अभी वो पढ़ा लिखा है, वो जानता है सब चीज क्या है क्या नहीं है, गलत क्या है सही क्या है, फिर भी आप बोलते हैं कि वैसी हैमरिंग उसकी की जा रही है। अगर कोई नेता जब वो पूरा उसके चरणों में लीन हो जाता है, तो कोई गलत भी काम करता है, वो कोई कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, तो उसकी तरफ देखने का नजरिया वो ऐसा होता है कि भाई वाह वाह क्या बात, उसने गलत भी काम किया है तो वो बहुत अच्छे ढंग से गलत काम किया। ये बोलने का जो माहौल इन लोगों ने वहां पैदा किया है, और ये करने का झुंडशाही, जो फैसिज्म शब्द का मराठी में आता है कि मोली,
तो वो ऐसा है कि एक छोटी सी झुंड काफी है उनके लिए, 28-30% मतदाताओं की, और वो बोलेंगे वैसे ही चलेगी जब तक ये है, वो पढ़ा लिखा है या कुछ जानता ही नहीं रहता। 36 तक का कुछ तो भी वो उनका हाँ, परसेंटेज निकल के वहां आता पर है। 28-30 था, यहाँ अपोजिशन पर 35 पकड़ेंगे, 40 पकड़ेंगे, लेकिन मेजोरिटी जनता तो है जो समझने वाली है। अभी है कि उनको कोई एक अच्छा सामने अगर ऑप्शन दिखता है तब वो उसके ऑप्शन के पीछे जुट जाएगी। राहुल ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है, कुछ दिन पहले ऐसा नहीं लगता था मीडिया को भी, जिनका मजाक पप्पू ऐसा कुछ तो भी उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने कभी आक्रामकता से, कभी द्वेष फैलाने की वजह से गिरकर किसी के खिलाफ बात नहीं की, शब्दों का उन्होंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, टिकाएं की होगी उन्होंने, किसी के खिलाफ आरोप लगाए होंगे, लेकिन एक अपनी भाषा की जो लहजा है उन्होंने संभाला है। उसके बाद उनकी जो यात्रा हुई अभी, उसमें बहुत अच्छा माहौल हर जगह देखने को मिला। ठीक है, शो किया होगा तो एक जगह हो सकता है, दो जगह हो सकता है, हिंदी भाषिक के प्रदेशों में हो सकता है, दक्षिणी भाषिक के प्रदेशों में हो सकता है, लेकिन शुरू से अंत तक उसको जो रिस्पांस मिला, और उन्होंने भी अनुभव लेने के लिए भारत जोड़ो नाम दिया था, कहीं रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठो, कहीं कोई झुग्गी झोपड़े में बैठो, तो ये नाटक नहीं हो सकता। वो आदमी देख रहा है, लोगों की सुन रहा है, ऐसा लगता है। और कल तक जो मिडिल क्लास में ये था कि ये पप्पू है, कोई इसको इमेज बदल गई है। हाँ, तो वो इमेज बदल रही है, इंटेलेक्चुअल क्लास में तो 100% बदल रही है मेरा मतलब। सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो कुछ हुआ पिछले दिनों में, चाचा को छोड़कर भतीजा चला गया और शिंदे गवर्नमेंट बन गई। शिंदे साहब जो बहुत ठाकरे साहब खानदान के बहुत नजदीक थे, जो कुछ ये उड़म दड़म हुआ है उसको लेकर के, और आज भी चाचा और भतीजा बाद अब तक मुलाकातें हो रही है, तो क्या सियासत है ये, क्या चल रहा है? ये तो क्या चल रहा है, ये कोई इसका जवाब मुझे नहीं लगता करेक्ट कोई आंसर दे सकता है। वो जो मैथोलॉजी में बोलता है कि ब्रह्मदेव ने बनाया सब, उसको भी पूछे तो शायद वो इसका जवाब नहीं दे पाए। अंदाजा क्या हो सकता है? लेकिन महाराष्ट्र में ये जो कल्चर फैल रहा है, ये इतना बेकार है आम लोगों के लिए। आम मतदाता इतना नाराज है, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, और इतने नीचे गिरी हुई हरकत की कल मैं आपके साथ बैठा हूँ और आज भी काका और पुतनिया अलग है, ये सब चित्र बनाया जा रहा है। लड़ाई हुआ करती थी, वो खत्म हो गया। अभी अभी मुझे मेरे हाथ में पावर कंट्रोल लाने के लिए लड़ाई है। जो विचारों पे संभल नहीं है। माफिया टोलियों में जो होती कि भाई मेरा धंधा इस एरिया में चल रहा है और तेरा धंधा नहीं चलना चाहिए, तो फिर तुम्हारे खिलाफ मैंने हमले करवाना, आपको कमजोर करवाना, ये जो माफिया टोलियों में होता था वो अभी राजकारणी में पेशेवर लोगों के मार्फत किया जा रहा है। और हम लोगों को, मुझे नहीं लगता अभी लोग क्या बोलते हैं, मेरा उसमें कम होगा आकलन, लेकिन काका पुतनिया चाचा भतीजा अलग अलग खेल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ है, मैं नहीं मानता हूँ। शरद पवार जी का राजकारण जो मैं देखते आया हूँ, तो उन्होंने वसंतराव जी के साथ क्या कैसा व्यवहार किया, यशवंतराव जी के साथ कैसा व्यवहार किया, ये भी पता है। और औरंगाबाद का ही ताल्लुक निकल रहा है, तो जब शिवसेना को उनको छोड़ना था तो भुजबल साहब और उनकी मीटिंग औरंगाबाद के 5 स्टार होटल में हुई थी, जहाँ किसी को पता नहीं था कि वो यहाँ आए हैं। कुछ एक कारणवश मुझे पता चला, वो भी बाद में पता चला, लेकिन इतने अलग तरीके से, भले उसको अच्छी बोलो या गंदी राजनीति, राजनीति तो पूरी गंदी हो चुकी है, तो वो माहौल चलता है। उनकी टैक्ट थी कि जो कुछ स्टेटमेंट करना है, पहले प्रफुल्ल पटेल करते थे, कोई भुजबल करते थे, कोई अवार्ड करते थे, और उसके ऊपर क्या अंदाज आता है, रिएक्शंस क्या आती है, वो तय करके फिर काका बोलते थे कि भाई हाँ नहीं सही है, या नहीं नहीं वो तो उनका अपना व्यक्तिगत मत होगा, उसमें मेरा कोई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये काका भतीजे के बीच में की लड़ाई है। ये जो अपने आप को वो शहनशाह समझ रहे हैं, उनको उल्लू बनाने का ये काम काका बेटे बेटे कर रहे हैं, तो काका और भतीजे, ऐसा मुझे व्यक्तिगत मेरा आकलन। जी सर, आपका इतना लंबा अनुभव है, आपने बहुत सारे अखबार, मुख्तलिफ अखबार में काम किया है, कोई ऐसी कहानी जो आपके जीवन में आपने लिखा हो उसके ऊपर और उसका कुछ भला हुआ हो, किसी कोई भी एक ऐसी स्टोरी जो आपके दिल में अभी तक है, जो आपकी राइटिंग की वजह से या आपके काम की वजह से वो काम हो चुका है, किसी को इंसाफ मिल चुका है, ऐसा है आपके दिल में? यतीम बच्चे बच्चियों के लिए कुछ आश्रम चलते हैं, शिशु गृह, बाल गृह, पहले अनाथ बोलते थे, अभी यतीम शब्द को मना किया है 2000 के कानून में।
तो ऐसे बच्चों के स्कूल में गवर्नमेंट से पूरा अनुदान लेते हैं। एक संस्था थी जिन्होंने 5 यूनिट्स लिए थे अच्छा 100% पूरे अनुदान से। का अपने यही शहर में? औरंगाबाद शहर में 2 थी उनकी यूनिट, एक किनवट या परतूर कहीं था और ये वाशिम के आसपास एक था, ऐसे 5 यूनिट सिडको बस स्टैंड के पीछे। वो जनाब जिला परिषद में समाज कल्याण अधिकारी थे। अपनी मिसेस के नाम पर उन्होंने वो एनजीओ बना के 101 यतीम बच्चियों का वो बनवाया था। नीचे 2 यूनिट, एक मिलते में उसके ऊपर एक, उसके ऊपर वो खुद रहते थे। कानून ऐसा कहता है कि वहां पर कोई पुरुष नहीं रहेगा और वहां की जो प्रमुख है वो भी महिला रहेगी, 14-15 साल की बच्ची। वो उन बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करता था। हालांकि उसको 2-4 बच्चे वो स्टोरी आप लाई थी। उनके बच्चियां उसको समझाने लगी थी, वो जवान थी, भाई आप ये मत करो, बाकी क्या करना है करो, यहाँ तक हुआ था। और बाद में वहाँ के एक किसी सोर्स से मुझे पता चला, मैं और हमारे फोटोग्राफर चंद्रकांत थोटे हमने वहां गए और मेरा बर्थडे है, हमने कोई परिचय नहीं दिया कि पत्रकार है, और हमें मालूमात निकली थी कि वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ दूसरे यूनिट पर गए हैं। तो मेरा बर्थडे करके छोटी सी कुछ मिठाई वठाई लेके गए, बच्चों से खेले, उनके गाने कुछ कहानियां वगैरह इसमें, और एक जो उसमें थोड़ी स्मार्ट बच्ची लग रही थी तो उसको थोड़ा साइड में लेके मैंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है क्या, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही है, लेकिन वो डर गई थी, आंखों में आंसू आने लगे थे। तो फिर हमने और कुछ लोगों से बोल के हम इस नतीजे तक पहुंचे कि भाई ये गलत हो रहा है यहाँ पर, कि अल्पवयीन बच्चियां जो कम उम्र की हैं, वो कम उम्र की बच्चियों पर गलत व्यवहार उनके साथ हो रहा है, शोषण हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो हमारे देखा, हमसे बात हुई, ये कोई कानून का ये नहीं रहता था, पुरावा सबूत नहीं होता था। तो जब वो महिला बाल कल्याण समिति एक रहती है हर जिले में, जिसको कोर्ट की न्याय दंडाधिकारी का एक दर्जा दिया जाता है, उनकी अध्यक्ष थी उषा महाजन, जो अभी जनार्थ संस्था के, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए, आप एक बार कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए ताकि वो ऑफिशियल हो जाएगा। उन्होंने भी बात मान ली, उन्होंने जाके लिया और सच निकला। 14-15 बच्चियों के साथ ऐसा गलत व्यवहार, वो जिसको समाज कल्याण अधिकारी नाम का क्लास 1 का ऑफिसर है। दूसरे दिन मैंने अश्विनी कुमार नाम के, जब आयुक्त थे महिला बाल विकास के, और हर्षवर्धन पाटिल मंत्री थे, तो मैंने अश्विनी कुमार को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो बोले मेहरबानी करके आज मत छापो। बोला क्यों? कल मैंने मराठवाड़ा के सभी अधिकारियों की मीटिंग औरंगाबाद में लगाई है, आप मुझे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मिलिए। मैं रुकने का जरूरत ही नहीं थी, मैं बोला मैं रुकूंगा नहीं, आपका ओरिजिन क्या है बोलो। तो उन्होंने बोला था कि मैं इंक्वायरी करके कार्रवाई करूंगा। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे जब मीटिंग स्टार्ट हुई और उनके टेबल पे पेपर गए, तुरंत उन्होंने 10-20 महिला 10-20 पुरुष अधिकारियों की टीम वहां भेजी, सब बच्चियों को वहां से उठाया। पैठन में एक यतीम का ये है, बच्चियों का गवर्नमेंट का ही है, वहां पे शिफ्ट किया। तुरंत वहां कुछ उनकी थालियां, भोजन की व्यवस्था सब करवाने लगाए, और बाद में 9-10 महीने वो हस्बैंड वाइफ दोनों को जेल में रहना पड़ा। उसकी इतनी बड़ी नौकरी चली गई। वो बातमी ने मुझे जिसको मैं बहुत बड़ा पुरस्कार मानता हूँ, डॉक्टर नाना साहेब परोड़ेकर पुरस्कार, उसका भी मैं हकदार हुआ, मेरे को उन्होंने उसका हकदार समझा। और वो पुरस्कार से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उन बाकी बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ हुआ या कुछ उनका एक्सप्लॉयटेशन मैं कम कर सका, ये थोड़ा सा दिल में मेरे सुकून की बात। जी जी जी। आपकी तो वैसे बहुत सारी कहानियां हमने पढ़े भी हैं, और हम सिर्फ टीवी पर भी साथ में काम करते थे जब बहुत नया नया टीवी था। तो 24 किस तरह देखते हैं आप देश के आने वाला साल? 24 के लिए अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑप्शन ऑल ओवर इंडिया आवाम के सामने है, लेकिन कुछ दिन पहले जो इंडिया का प्रयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो यशस्वी होना ये मुमकिन बात है, वो नामुमकिन उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे छोटे छोटे पार्टियां इकट्ठा होके, वाजपेयी की सरकार आई थी, उसके पहले जनता दल की, इंदिरा गांधी की, वो इंडिपेंडेंस बनने के बाद में जो सरकार आई थी, जयप्रकाश नारायण उन्होंने लीड की थी। तो मुश्किल नहीं है, कोई भी ऐसे हुकुम शाह को हराने के लिए कोई दूसरा उतना ही ताकतवर जरूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाम का इकट्ठा होकर जो ताकत होगी, वो बिल्कुल 2024 में एक अलग सा बदलाव दिखेगा, दिख रहे हैं। और ये जो बदलाव होगा वो कितने दिन टिकेगा, और वो उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ नेताओं की है इंडिया की, ऐसा मैं नहीं समझता। तो जो उनके साथ मेरे जैसा या आप जैसे कोई आवाम होगा, तो उसकी भी जिम्मेदारी हो रहेगी कि ये रास्ते से ही मुझे आगे जाना है।
होपफुल। हाँ। पत्रकारिता के आज के नौजवान लड़के या जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो है, उनसे आप क्या कहेंगे? कुछ कहने जैसा हो तो कह दीजिए आप, आपके पास। मुझे मजा आता है नए लोगों के साथ बोलने में, करने में। कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी मैं सकार में था जब काम किया हूँ, एमजीएम के जर्नलिज्म के। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये मीडिया इंडस्ट्री की डिमांड है आज कि कोई उसको चटपटा चाहिए। मैं अपना रोड पे गाड़ी पे खड़ा हो गया है, भाई ये बना के दो, 2 मिनट में उसने डिश बना के देना, तो फास्ट वो फूड तो वगैरह। करो ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में एक स्पेशलिटी का एक समय था जब मैं काम करता था। तो मैं रेगुलर तो मेरी पत्रकारिता कर ही रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन है, नगर विकास है, कोई हेल्थ है, कोई और चीज है, आदिवासी है, कामगार है, मेडिकल है। ऐसा एक कोई तो भी क्षेत्र में लेके उसके उसमें ज्यादा से ज्यादा सीखने की, पर्यावरण है, ऐसा प्रयास करता था, उसके नोट्स निकलता था। अभी मेरे पास 98 के वो जो पेपर रहता है न्यूज प्रिंट का, रद्दी में जाने वाला, उसके ऊपर बनाया और उसको सुई से धागे से बनाया, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स नोट्स हाथ से लिखी हुई है। तो अभी जरूरत नहीं है हाथ से लिखने की, अभी पर तंत्रज्ञान है। लेकिन जो भी आप कोई एक ऐसा चुन लो स्पेशलाइजेशन का क्षेत्र, और उसमें महारत हासिल कर लो। कैरियर बन सकता है। हाँ, बाकी पॉलिटिकल व्यू क्या रहना चाहिए, आम आदमी के लिए खड़ा रहना चाहिए, गरीबों के लिए खड़ा रहना चाहिए, ये तो अब कोई भी पत्रकार अपने बूते पर कर सकता है। मैं किसी मीडिया हाउस में कर सकता हूँ, काम करता हूँ, तो जो उनकी पॉलिसी है वही मुझे करना है। करने देना चाहिए वहां पर काम करते हुए मैं किसी मोर्चे में नहीं जा सकता हूँ, वहां पे काम करते हुए मैं किसी आंदोलन में नहीं सहभागी हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कम है, बहुत कुछ आपसे बातें करनी थी, लेकिन फिर कभी हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो ये थे इनामदार साहब, देवेंद्र इनामदार साहब, जिनका तजुर्बा, जिनका जो सोच है, वो आज आने वाले पत्रकार जो बनना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता खोलेगा जरूर। आपकी हमारी जिम्मेदारी, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी दौलत दी है, और वो दौलत है मोहब्बत। मोहब्बत आप बांटते रहिए, समाज में एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता रखिए, क्योंकि आज हम सबको, हमारे समाज को, हमारे देश को, इस दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है। नफरतें बहुत दिन तक नहीं चलती। अगले हफ्ते आने वाले हम ऐसे ही किसी मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल।